नौरीन ने उसे बरामदे में बिठा कर खाना दिया। उसी वक्त चौधरी की दोनों बेटियां स्कूल से वापस आईं। उनका भाई चौधरी निहाल ने नहीं आया था, शायद अभी तक बाहर था। इतनी देर में वो भी बैग उठाए अंदर आ गया। राफेल उस वक्त तकरीबन 10 साल का था, मगर गांव की आबो हवा और खुराक की वजह से अपनी उम्र से तकरीबन 2 साल ज़्यादा लगता था। इरम चौधरी की उम्र उस वक्त 18 साल थी। वो बला की खूबसूरत और जवानी जैसे उस पर टूट कर बरसी थी। दराज कद लड़की थी, सीना उसका एक भरपूर जवान लड़की की अठान में था। सफ़ेद यूनिफॉर्म में उसके तने हुए बचते साइज़ के बॉल्स चलते हुए हिलते निहाल लगते थे। छोटी रक्षंदा चौधरी शक्लो सूरत में अपनी फूफी की तरह थी, मगर कद उसका अपनी बहन की तरह था। बॉल्स भी बड़े थे और जिस्म उसका पर भी माइल था, मगर बेढंगा नहीं था। दोनों अपने कमरों में चली गई थी। उसने खाना ख़त्म कर लिया। नौरीन ने आकर बर्तन उठा लिए और राफेल से कहा कि बिजली चली गई है और किचन में पानी नहीं है, मुझे नलके से पानी ला दे बाल्टी में। फिर कहीं जाना। हवेली में पिछली तरफ एक गुसलखाना और एक बाथरूम बना हुआ था। सामने एक नलका लगा हुआ था। राफेल हाथ में बाल्टी पकड़कर पानी भरने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ मारा। राफेल ने पीछे मुड़कर देखा तो इरम चौधरी थी। वो शायद कपड़े बदलने या नहाने जा रही थी। इरम ने पूछा, कैसे हो राफेल? राफेल, ठीक हूँ बीबी। इरम ने पूछा, क्या करने जा रहे हो? राफेल ने बताया, पानी भरने जा रहा हूँ। इरम ने अच्छा कहा और गुसल खाने में चली गई। गुसल खाना और टॉयलेट दोनों ऊंचे बने हुए थे। 2 स्टेप सीढ़ियों के बने हुए थे। तीसरे स्टेप पर गुसल खाने का फर्श आ जाता था। नलका पहले का पुराना लगा हुआ था जो गुसल खाने से नीचे हो गया था। गुसल खाने और टॉयलेट का दरवाज़ा नीचे से 6 इंच ऊंचा था। राफेल डर गया। उसने जल्दी से बाल्टी उठाई। राफेल जल्दी से बाल्टी उठाकर वापस आ गया। वो पसीने से शराबोर था। सोच रहा था कि लगता है इरम चौधरी ने उसे ताक झांक करते हुए देख लिया है। उसने पानी की बाल्टी किचन के बाहर रखी और माँ को आवाज़ लगाई कि पानी रख दिया है और मैं बाहर जा रहा हूँ। पीछे से नौरीन ने आवाज़ दी कि एक और बाल्टी भर के दे जाओ, मगर वो अनसुनी करके बाहर निकल गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं इरम उसकी हरकत के बारे में किसी को बता न दे तो उसे बहुत मार पीटेगी। सीधा खेतों में बाप के पास पहुंच गया। वहां ट्यूबवेल चल रहा था। गांव के काफ़ी सारे बच्चे नहा रहे थे और औरतें ट्यूबवेल के पानी के निकास के लिए बने हुए पोल की दीवारों पर और नीचे वाले थड़े पर बैठी कपड़े धो रही थी। राफेल भी बच्चों के साथ वहां नहाने लग गया, मगर आज उसकी नज़र बदल चुकी थी। वो चोर नज़रों से कपड़े धोती लड़कियों और औरतों के जिस्मों को घूर रहा था। कपड़े धोने और बच्चों की शरारतों की वजह से पानी की मिनटों से तकरीबन सब औरतें के बदन भीग चुके थे। सबसे ज़्यादा वो अजरा माछन को देख रहा था। वो एक जवान अल्हड़ मटियार थी। उसकी शादी हो चुकी थी। वो तकरीबन 24-25 साल की गोरी रंगत की लड़की थी। उसका शौहर बालू लोगों की शादी ब्याहों पर काम काज करके कमाता था। वो भी शौहर का साथ देती थी। इसके अलावा वो गांव में तंदूर पर रोटियां लगाती थी, जिससे घर का निज़ाम चलता था। उसका शौहर उससे उम्र में 10 साल बड़ा था। ठगना सा था। बेजोड़ शादी थी। अक्सर देहातों में ऐसे बेजोड़ जोड़े देखने में आते हैं। तंदूर के लिए जंगलात से लकड़ियां लाना और तंदूर जला कर देना उसकी जिम्मेदारी थी। अजरा बहुत खूबसूरत औरत थी। आग पर काम करने के बावजूद चमकती हुई रंगत थी उसकी। ऊंचा कद, पतली कमर, मोटे मोटे कम अज़ कम 40 साइज़ के बॉल जैसे उसके जिस्म पर अलग लगे हुए हों। जब चलती उसके तने हुए बॉल्स मलते थे, गांव के मर्दों की जान निकाल देते थे। वो किसी को मुंह नहीं लगाती थी। बड़ी मुंह फट किस्म की औरत थी। 1-2 मर्दों की उसने इज्जत अफजाई की थी। इसके बाद मर्द उसे देखकर आहें तो भरते थे, मगर उसको कुछ कहने से डरते थे। उसके पीछे से बाहर को निकले भारी मगर कसे हुए हिप्स थे। चलती तो ऊपर नीचे की तरफ हरकत करते। उसके सिडोर पट जब रोटियां लगाने पीछे मुड़कर बैठती तो उस वक्त अपने पट और हिप्स मज़ीद वाज़े हो जाते हैं, मगर उसकी कमर पतली और पाकीली थी। जब उसको पसीना आता तो उसकी कमीज़ उसके पेट से चिमड़ जाती थी। काफ़ी नौउम्र लड़के जो वैसे तो कामचोर थे, मगर रोटियां लगवाने ज़रूर आते, सिर्फ अजरा के जिस्म को देखने और आंखें
سینکنے۔ رافیل کو ان باتوں کا پتہ تھا، اکثر وہ لڑکوں کے منہ سے اس کا ذکر سنتا تھا۔ آج رافیل خود اس کے جسم کو گھور رہا تھا۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی اور ساتھ بیٹھی عورتوں سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کا لباس بھیگ چکا تھا، اس کی گیلی قمیض اس کے پیٹ سے چپکی ہوئی تھی، جس سے اس کی گول ناف صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے سینے پر دوپٹہ نہیں تھا کیونکہ بچے نہا رہے تھے۔ ان میں سب سے بڑا اس وقت رافیل تھا، مگر گاؤں کی عورتوں کے لیے وہ بھی بچہ ہی تھا۔ سینے پر دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مجھے سامنے سے نظر آ رہے تھے، جو کہ کالے رنگ کے بلیزر میں قید تھے۔ اس نظارے سے رافیل کی کن پٹیاں گرم ہو رہی تھیں۔ اٹھ کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ پیچھے سے اس کے گیلے لباس میں اس کے ہپس ادھم مچا رہے تھے۔ رافیل بڑے غیر محسوس انداز میں ٹیوب ویل کے پول سے نکلا اور کمرے کے پیچھے بنے ہوئے گنے کے کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ اگر کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کہ رافع حاجت کے لیے جا رہا ہے۔ کھیت میں داخل ہو کر جلدی سے ٹیوب ویل والے کمرے کی پچھلی طرف آ گیا۔ اس طرف ایک کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے پٹوں میں ڈھیر سارے سوراخ تھے۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر سوراخ میں دیکھنے لگا کہ اگر عذرا پیچھے دیکھے بھی تو ایسے نظر نہ آئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر رافیل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ عذرا کی قمیض اتری ہوئی تھی، اس کا رخ بھی کھڑکی کی طرف تھا۔ اس کے گورے چٹے بدن پر کالے رنگ کا بلیزر تھا۔ کیا نہال نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اس کی گول ناف کی موری اتنی بھلی لگ رہی تھی کہ رافیل کا دل کر رہا تھا اس کی ناف کو جا کر چومنے لگ جائے۔ عذرا نے ہاتھ پیچھے کر کے بلیزر اتارا۔ اس کے تنے ہوئے گورے بالز پوری اٹھان کے ساتھ تنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی تک انہیں کسی مرد نے چھوا تک نہیں، مگر ایسا نہیں، اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔